तो आज हमारा वही चैप्टर है जो कल हम पढ़ रहे थे, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। उसमें हमने कल 45 क्वेश्चन कराए थे, आज आगे का 40 क्वेश्चन है। इसमें जो आए हुए एग्ज़ाम हैं उसमें है आपको यूपीएससी है, यूपी पीसीएस है, बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बाकी और भी आपके सारे जितने भी साउथ इंडियन स्टेट है या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो आज ये 40 क्वेश्चन है आपके हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में। मैंने कल 45 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो इसके आगे हम आज स्टार्ट करते हैं, फिर मैं उसी हिसाब से आपको करा रहा हूँ। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मैं श्योर कहता हूँ। फिर भी इन केस अगर डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए, और चैनल्स पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, कैसर आईएएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ कैसर आज़ाद। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, कूलिंग इज डन बाई। कूलिंग किसके से होता है? रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस। कल हम आपको बता रहे थे यहाँ एक कंप्रेसर रहता है, वो एक्सटर्नल एयर को लेता है, उसको कंप्रेस करके अंदर की तरफ कूल्ड एयर छोड़ता है रूम में। ठीक है, हॉट एयर फिर दूसरे इससे बाहर बैक वाले इससे यहाँ छोड़ता है। ठीक है, तो कूलिंग होता है कंप्रेस्ड एयर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारा कुछ फिगर में होता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होता नहीं है, रटना नहीं है। सिर्फ एक बार फिगर देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, देखने से आपको 75 से 80% चीज़ें या 85% चीज़ें याद रहती है। ठीक है, इसलिए मैं सारा फिगर लेके आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, आपके चलते हैं। कह रहा है, किस कंडीशन में क्लॉथ जो है हमारी जल्दी सूख जाती है? सबसे पहले उसको हॉट होना चाहिए, यानी कि सन निकला हो, टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा हो, और ह्यूमिडिटी कम हो। अगर ह्यूमिडिटी होगी, यानी ह्यूमिडिटी का मतलब है कि आपके एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल है, तो क्या है, कपड़े से वाटर वेपर निकल के जाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमेशा कोई भी चीज़ आप पढ़े होंगे कि कोई भी चीज़ फ्लो करती है हायर टू लोअर की तरफ फ्लो करती है। तो यहाँ प्रेशर, यहाँ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, और इधर सन निकला रहेगा, तो इधर इसका मतलब है कि प्रेशर कम है, तो इधर से फ्लो कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इवेपोरेशन आराम से हो जाएगा। तो इवेपोरेट होने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए, आंसर इस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग चेंजेस अकर व्हेन साल्ट इज एडेड इनटू द वाटर। कह रहा है, अगर वाटर में बाहर से कोई साल्ट डाल दे, तो पहले साल्ट देखिए प्योर वाटर था ऐसा, ठीक है, प्योर वाटर था, लेकिन अब साल्ट डाल दिए तो इसकी डेंसिटी बढ़ गई। अब इसको क्या होता है, मान लो कि इसको मुझे बॉयल करना है, तो पहले सिर्फ इस वाटर मॉलिक्यूल को बॉयल करना था, हीट हीट देना था, एनर्जी देना था। नहीं, अब वाटर के साथ साथ इस साल्ट मॉलिक्यूल को भी एनर्जी देना है, यानी अब मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो बॉयल होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ठीक है, क्या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज? हाँ बिल्कुल, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाती है, और फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या होता है, डिक्रीज कर जाती है। वो समझ लीजिए कैसे। उसको समझना ये है कि देखिए, पहले तो आपका ये था कि इस वाटर को बॉयल करने के लिए, गर्म करने के लिए सिर्फ ये वाटर मॉलिक्यूल था, बट अब इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि साल्ट मॉलिक्यूल को भी गर्म करना है, हीटअप करना है। तो यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता था, हो सके तो अब इसको ऐड करने के बाद 105 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करेगा। ठीक है, प्लस इसमें जो साल्ट डाल देने से क्या होता है, जो आइस आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे बन रहा था, आइस डालने से ये प्योर वाटर 0 डिग्री पे, लेकिन जब साल्ट डाल देने पे तो कुछ इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो आपको पता है डेंसिटी बढ़ जाती है, तो 0 डिग्री पे कोई भी चीज़ आइस नहीं बनता, उसको और भी कम टेम्परेचर या निगेटिव टेम्परेचर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, जो 0 से और निगेटिव की तरफ चली जाती है, तो यानी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो ये आपका रहा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, ये समझ में आ गया होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, कह रहा है, और एडिंग कॉमन साल्ट वाटर बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? इसमें बताइए, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीज, तो इंक्रीज कर जाएगा, आपकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा एंड डिक्रीज कर जाएगा रेस्पेक्टिवली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। साल्ट इज यूज फॉर कुकिंग द फूड एट प्लेस ऑन हायर फ्रॉम सी लेवल। कहता है कि जब हम अपनी कुकिंग में, यहाँ देखिए
अगर आप सी लेवल पे हो या प्लेन एरिया में हो, लेकिन जैसे आप पहाड़ी इलाके में जाते हो तो अपने साल्ट में फूड में क्या होता है, खाने में साल्ट ऐड करना होता है ताकि ये गल जाए। क्यों? एक्चुअली देखो, प्लेन इलाके या सी लेवल पे हमारा जो वाटर बॉयल करता है वो 100 डिग्री पे सेल्सियस पे बॉयल करता है, बट जैसे जैसे एलिवेटेड होता जाता है, एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है, हमारा वाटर 92 डिग्री सेल्सियस पे एग्जाम्पल के तौर पे बॉयल कर जाता है। लेकिन इस बॉइलिंग पॉइंट पर 92 डिग्री सेल्सियस पे ये फूड को गलने में टाइम लगता है, ठीक है, जल्दी गलेगा नहीं। तो हम वो साल्ट डाल के इसके बॉइलिंग पॉइंट को जो 92 था उसको 100 ले जाते हैं ताकि 100 पे वो गल जाए, बॉयल हो। तो 100 पे 92 से 100 पे लाने के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर का मतलब एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जा करके ये चीज़ गलता है। अब ये होता है 92 डिग्री क्यों हो जाता है, यहाँ पे सी लेवल पर 100 डिग्री है, बट आप यहाँ पे जाने पे ये 92 क्यों हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ फिगर में देखिए सी लेवल पे आपका बहुत सारे प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि यहाँ गैसेस मॉलिक्यूल बहुत सारे, डस्ट पार्टिकल, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो डस्ट पार्टिकल और गैसेस कम होती जाती है। यहाँ पे प्रेशर लगाने वाला कम है, जब प्रेशर कम होगा तो वो चीज़ बॉयल ज़्यादा करेगी। जस्ट लाइक आप ऐसे समझो, मान लो आप एक इंसान हो, आपको यहाँ पे अर्थ पे आपको 100 आदमी दबा रहा है, लेकिन आप जब पहाड़ पे गए तो सिर्फ आपको 5 आदमी ही दबाने वाला हुआ। तो प्रेशर यहाँ ज़्यादा फील करोगे या प्रेशर यहाँ ज़्यादा फील करोगे? तो प्रेशर आप यहाँ ज़्यादा फील करें। यहाँ पे आप आसानी से कम ताकत में उठ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको उठने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे जब हम टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ हाइट पे जाने पे, यानी माउंटेनियस इलाके में जाने पे ये बॉयल कम ही टेम्परेचर पर करने लगता है, यानी 92 डिग्री पे। बट इस टेम्परेचर पे हमारा फूड जल्दी सॉफ्ट नहीं होता। इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए हम साल्ट ऐड कर देते हैं ताकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी हो जाए, 100 हो जाए, ताकि हमारा फूड जो है आसानी से प्रिपेयर्ड हो जाए, ठीक है। वो ऑप्शन ये तो आपका सही है। टेम्परेचर इज़ लो इन हायर प्लेस, यस टेम्परेचर इज़ लो एट हायर प्लेस। टेम्परेचर यहाँ भी देखिए क्यों टेम्परेचर, ये आदमी जो है ना जैकेट पहने हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत था, यहाँ पे प्रेशर लगाने वाला बहुत कम चीज़ है, ठीक है। जैसे जैसे अल्टीट्यूड ऊपर जाएगा, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल, गैसेस पार्टिकल बहुत कम है। यहाँ पे ऊपर जाने पे ये पार्टिकल, क्योंकि सन रे जब आता है टकराता है तो यहाँ पे लाइट ज़्यादा बिखरेगा, एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा ट्रैप होगी, यहाँ पे एनर्जी उतना ट्रैप नहीं होगी, जिससे यहाँ का वेदर क्या होगा, कोल्ड होगा, ठीक है। ये बात आपका सही है, ठीक है। तो दोनों बात ही आपकी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज, कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का डिक्रीज कर जाता है एज, जब एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है। देखिए इस एल्टीट्यूड पर 100 डिग्री पे वाटर इंक्रीज बॉयल कर रहा था, जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे गया बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। ये बात सही है, यहाँ तक तो ये बात भी सही। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर रहा है क्या? यहाँ देखिए, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा पार्टिकल आपको प्रेशर डाल रहा है, और यहाँ पे पार्टिकल आपको कम प्रेशर डाल रहा है, तो कह रहा है इंक्रीज कर जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज। ये वाली लाइनें गलत हो गई, तो ये गलत हो गई, तो आंसर चला जाएगा किस पे चला जाएगा, सी पे चला जाएगा, ठीक है। आंसर किस पे चला जाएगा, सी पे चला जाएगा। यहाँ तक तो अल्टीट्यूड इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज, ये बात तो सही है। लेकिन जब अल्टीट्यूड इंक्रीज करता है, जब हाइट पे हम जाते हैं, तो कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अल्टीट्यूड पे जाने पे, यहाँ देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या इंक्रीज नहीं कर रहा है बल्कि डिक्रीज कर रहा है। वो आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये जो थर्मोफ्लास्क है, थर्मोफ्लास्क अंदर से कोटेड किससे होता है, सिल्वर से। ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है, ये वाइट वाली जो लाइन आ रही है, ये वाली, ये सिल्वर से होती है, सिल्वर कोटेड होती है अंदर से, ठीक है, ये सिल्वर कोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हम गर्मी के दिनों में वाइट कपड़ा क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, एनर्जी को कम से कम एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इसलिए हम फील कम करते हैं, ठीक है। दे रिफ्लेक्ट ऑल हीट फ्रॉम फॉलिंग ऑफ देम, रेडिएट हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी, एब्जॉर्ब रेस्पिरेशन, सूथिंग द आई। ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्या है, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, दे रिफ्लेक्ट ऑल लाइट, यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए ऑल रिफ्लेक्ट कर देता है सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वाइट क्लॉथ आर कूलर देन ब्लैक। क्यों? वाइट सबको सब रिफ्लेक्ट कर देता है, ब्लैक सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। देखना ये एब्जॉर्ब कर, ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट, इसलिए इसमें हम कूलर महसूस करते हैं, इसमें हम हॉट और गर्म महसूस। और ठंडा में बिल्कुल उल्टा हो जाना चाहिए, ठंडा में हम ये प्रेफर करते हैं, ये नहीं करते। ठीक है, वी प्रेफर द वाइट ड्रेस इन विंटर। विंटर में, ठंडा में क्या हमको एनर्जी निकाल देना चाहिए? नहीं, ये विंटर में हमको ये वाला प्रेफर, बल्कि विंटर में हमको एब्जॉर्ब करना चाहिए बाहर के हीट को। वाइट ड्रेस आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। वाइट ड्रेस अच्छा रिफ्लेक्टर है हीट का, ये बात तो सही है, ये बात सही है, लेकिन क्या हमें प्रेफर करना चाहिए विंटर में वाइट ड्रेस? नहीं, विंटर में वाइट ड्रेस करेंगे तो सब रिफ्लेक्ट कर देगा, हमको प्रेफर करना चाहिए ब्लैक ड्रेस। हमको क्या प्रेफर करना चाहिए विंटर में? ब्लैक ड्रेस। तो ये वाला सही गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लाइट कलर क्लॉथ आर प्रेफर्ड इन समर। यस, बात सही है, क्योंकि ये सबको रिफ्लेक्ट कर रहा है। लाइट कलर आर पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट। यस, ये पूरा एब्जॉर्बर ऑफ हीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। ये बॉडी से देखिए वाटर लॉस हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम द बॉडी थ्रू प्रिसिपिटेशन डिपेंड ऑन। पसीना को कहते हैं प्रिसिपिटेशन। ये जो पानी बॉडी से लॉस हो रहा है प्रिसिपिटेशन के द्वारा, कह रहा है ये किस पे डिपेंड करता है? ये तो प्रिसिपिटेशन होने के लिए जरूरी है कि टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। देखो ये टेम्परेचर ज़्यादा बनाया हुआ है, पसीना निकलने के लिए, पसीना निकल रहा है, इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात ये है, एक और चीज़ है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होना चाहिए, यह कम होना चाहिए। तो ह्यूमिडिटी कम होगी तभी पसीना निकलेगा, दोनों कंडीशन। यहाँ देखिए 100% ह्यूमिडिटी है तो वाटर वेपर बन रहा है बहुत कम। ठीक है, एकदम हल्का सा पीली लाइन है यहाँ पे। यहाँ ह्यूमिडिटी, यहाँ देखिए ह्यूमिडिटी 52% है, तो ये पसीना वाटर वेपर इतना बन रहा है। वही और भी बहुत कम हो, 1/4 के आसपास चला गया, तो यहाँ देखिए ह्यूमिडिटी वाटर वेपर इतना ज़्यादा बन रहा है। तो पसीना निकलने के लिए यानी प्रिसिपिटेशन होने के लिए एक तो टेम्परेचर भी होना चाहिए और ह्यूमिडिटी भी कम होनी चाहिए। टेम्परेचर ज़्यादा, एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रेस्पायरेशन। जब हम रेस्पायरेशन का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना। रेस्पायरेशन करते हैं तो हमारे बॉडी का हीट जो होता है कम होता है, हम इसमें हीट लूज करते हैं। यहाँ देखिए हीट लूज है, हीट लॉस करते हैं कंडक्शन, यहाँ रेस्पायरेशन में हीट का लॉस होता है। ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है, बॉडी का टेम्परेचर हमारा मेंटेन, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फैन प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट। गर्मी में आप फैन चलाते हैं तो आप कंफर्ट फील करते हो, क्योंकि जो प्रिसिपिटेशन यानी जो पसीना आपके बॉडी पे था उसको इवोपरेट करके सुखा दिया। जब ये हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होता है तो आप हल्का महसूस करते हो, ठंडा। ठीक है, ये प्रिसिपिटेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इवोपरेट करता है पसीने को, तो आप फील करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घड़ा है, एक घड़ा है जो मिट्टी का घड़ा होता है, अर्थ टीचर बोलते हैं। इसमें कहता है ये इसमें पानी ठंडा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ जो है ना घड़े के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं मिट्टी के, उससे क्या है ना इवोपरेशन होता रहता है, तो गर्म गर्म जो है बाहर निकल जाएगा और अंदर जो बचेगा वो इसका जो अपना जो हीट होता है ना, लेटेंट हीट जो होगा वाटर का, वो इस इवोपरेट कर जाएगा ये छोटे छोटे पोर से, और अंदर से बचेगा पानी जो ठंडा हो जाएगा, हीट लूज कर जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एक जगह है चीरू, दूसरी जगह है शिमला। ठीक है, चीरू का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है, शिमला का 24 डिग्री। दो मेटल का कप है, दोनों में चाय है या गर्म पानी है। इसका जो है 95 डिग्री सेल्सियस है और इसका 71 डिग्री, जो शिमला में उसका 71 है, जो चीरू में 95 है। ठीक है, लेकिन चीरू में जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री सेल्सियस है, घटाएंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 47 के आसपास आ जाएगा ना, 47 आ जाएगा।
यहाँ पे शिमला में जो इस कप का ये है टेम्परेचर है, और शिमला का जो अपना टेम्परेचर है वो 24 है, इसका भी 47। तो कह रहा है कि दोनों, एक तो एक चिरू में है, दूसरा शिमला में है। जो चिरू में है उस कप का टेम्परेचर है, उस वाटर का टेम्परेचर 95। चिरू में जो वाटर है उसका टेम्परेचर है 71, लेकिन चिरू का टेम्परेचर 48 है, शिमला का 24 है। कौन कब जल्दी ठंडा होगा? तो दोनों का ही टेम्परेचर 47 आ रहा है, इसका मतलब है दोनों एक ही समय पे ठंडा होगा। बोथ कप रीच रूम टेम्परेचर एट सेम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द सीजन ऑफ समर, गर्मी के दिनों में वी एक्सपीरियंस ए ह्यूमिड हीट। गर्मी के दिनों में कभी कभी आप एकदम चिपचिपा सा, एकदम अजीब सा गर्म लगेगा। तो ये ह्यूमिड ह्यूमिड भी होगा, चिपचिपा रहा है ना, ह्यूमिड पसीना आएगा, पसीना बहुत ज़्यादा और गर्म लगेगा, चिड़चिड़ापन लगेगा। तो होता क्यों है? कह रहा है कि हॉट है, ह्यूमिड वेदर होता है। हॉट, देखिए देखिए यहाँ पे धूप निकला हुआ और यहाँ पे बहुत सारी ह्यूमिडिटी भी है, ह्यूमिड वेदर की वजह से। ठीक है, वेदर में क्या, ह्यूमिडिटी बहुत है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, इवेपोरेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपके बदन पे पसीना रहता है। जेरिक कंडीशन किसको कहते हैं? जहाँ जेरिक कंडीशन, जहाँ यहाँ देखो बिल्कुल आसमान क्लियर है, जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, लो ह्यूमिडिटी, उसको बोलते हैं जेरिक कंडीशन। पानी बहुत कम रहता है, इसलिए इसको प्लांट को अच्छे से ह्यूमिडिटी टेम्परेचर तो मिलता है, बट वो अर्थ के, इसके सॉइल के पास ह्यूमिडिटी, इस इन्वायरमेंट के पास ह्यूमिडिटी नहीं होने की वजह से ये अच्छे से ग्रो नहीं करता है, जस्ट झाड़ियों के शार्क के रूप में ही ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, द एटमॉस्फेरिक एक्सर्ट इनॉर्मस प्रेशर। एटमॉस्फेयर जो है ना, आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है, लेकिन आप फील नहीं करते हो। कह रहा है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है वो भी एटमॉस्फेयर पे प्रेशर लगाती है, एटमॉस्फेयर भी आपके बॉडी पर प्रेशर लगाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी का जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर से स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए आप फील नहीं करते। आवर बॉडी एक्सर्ट अ प्रेशर स्लाइटली मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, आप टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन, क्या होगा? ग्लिसरीन हो या कोई भी वर्ड यूज कर ले, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या होता है? यहाँ देखो, यहाँ 10 डिग्री टेम्परेचर था, 20 था, 30 था, 40 था, 50 था, 60, 70, 80 तक आगे जाएंगे। यहाँ विस्कोसिटी था मोटा मोटी ये 1300 के आसपास। जैसे जैसे ये टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है, इसकी विस्कोसिटी देख लो घट रहा है। पहले 1300 पे आया, 1000 पे आया, 700 पे आया, 500 पे आया, 200 पे आया, फिर यहाँ पे ये 20-30 पे आ गया। जैसे ये 70 पे आया, यानी कि इसको विस्कोसिटी जो है घट रही है। तो टेम्परेचर यहाँ देखो, 20 पे विस्कोसिटी कितना था? 1480 थी। 40 पे हो गया 330, 60 पे हो गया 200, 102, 80 पे 35, 100 पे क्या? तो टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो विस्कोसिटी घटती है, टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी घटती है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी इंक्रीज, क्या विस्कोसिटी इंक्रीज करती है? तो क्या ये इंक्रीज कर रही है? क्या ये लाइन इंक्रीज कर रही है डिक्रीज? तो ये तो हो गया गलत। आगे चलते हैं। राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो ये मॉलिक्यूल बहुत दूर एक दूसरे से भागने लगता है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये बात तो सही है, आंसर चला जाएगा आपकी डी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? फूड गेट कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में वाटर को बॉयल होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है ना? क्यों ज़्यादा टेम्परेचर देना होता है? क्योंकि उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल वे में इसको समझो, पहले देखो मैं कैसे समझाता हूँ। मान लो कि ये एक इंसान है, ये खुले आसमान में है, इसको 5 आदमी दबाए हुआ है। इसको खड़ा होने के लिए जितना ताकत लगाना पड़ेगा, उसी तरह से दूसरे कंडीशन में सोचो, यहाँ एक बंद कमरे में है, मान लो प्रेशर कुकर के अंदर है, इसमें 5 नहीं 50 आदमी इस पर प्रेशर लगाया हुआ है। तो क्या आपको इसको खड़ा होने के लिए इससे ज़्यादा आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, है ना? यहाँ 5 आदमी प्रेशर आप पे डाले हुआ है तो आप शायद खड़े हो सकते हो, लेकिन यहाँ 50 आदमी आप पे प्रेशर डाले हुआ है, दबाए हुआ है,
आपको खड़ा होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, यानी प्रेशर बढ़ गया तो आपको एनर्जी बहुत चाहिए। अब कॉन्सेप्ट है, खुले जगहों पे, खुले बर्तनों में तो 100 डिग्री पे आप स्टीम जो है मतलब वाटर बॉयल कर जाता है, ठीक है। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी बंद चीज़ में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब कुकर तो बहुत ही कंप्लीटली क्लोज्ड होता है, इसके अंदर प्रेशर कुकर, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 212 नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऐसे इस प्रेशर कुकर का कहा गया है, या 250 तक जाता है, ठीक है। तो इसको बॉयल करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। जब टेम्परेचर देते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा, यानी इसके अंदर जो फूड है, ठीक है, इसके अंदर फूड को क्या क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसको, इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है, इस बॉयल करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देते हैं। इस प्रेशर को नेगोशिएट करने के लिए जो हम टेम्परेचर देते हैं, उस टेम्परेचर मिलता है इस फूड को और ये जल्दी से गल जाता है, ठीक है। तो ये कहता है वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट लोअर टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हायर टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है, ड्यू टू हाई, ठीक है ना। ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगर ये क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेशर कुकर कुक फूड इन लेस टाइम, क्यों प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी खाना क्यों बन जाता है? द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज ड्यू टू हाई प्रेशर, टेम्परेचर क्या ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। एयर हैज़ नो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग वाटर इंक्रीजेज ड्यू टू हाई प्रेशर वाला आंसर। अब तो समझा दिया ना, आपको समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाई डज फूड कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर, क्योंकि इंक्रीज प्रेशर एंड इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। वाटर बॉयल कांस्टेंट, ये नहीं हो सकता। फूड कुक क्विकली स्टीम वाला आंसर होगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फूड बहुत जल्दी क्यों हो जाता है? क्योंकि ड्यू टू हाई प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट वाटर इज रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेशर कुकर में फिर वही क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज फूड। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि जो कुकर का हैंडल होता है क्या एबोनाइट का बना होता है? तो यस, एबोनाइट का बना होता है। ये हार्ड मटेरियल होता है? यस, हार्ड मटेरियल होता है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर बी हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन आपको कोई नहीं समझाएगा, तो अच्छा समझिए। व्हाट चेंज विल द वॉल्यूम ऑफ वाटर शो इफ टेम्परेचर इज लोअर्ड फ्रॉम। कह रहा है कि पानी है 9 डिग्री उसका सॉरी 9 डिग्री उस वाटर का टेम्परेचर, अब उसको 3 डिग्री तक ले जाएंगे तो क्या क्या होगा। तो पहले 9 से जब 4 तक जाएंगे, 9 से 4 पे जब 4 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो क्या होगा। यहाँ देखो, मान लें कि 9 या 10 है जो भी है, यहाँ 4 डिग्री, तब 9 से 4 की तरफ जाना है, तो इसकी क्या आता है डेंसिटी है ये डेंसिटी क्या होगी, पहले बढ़ेगी। 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, देख रहे हैं, ये डेंसिटी यहाँ पे 10,000, इसकी डेंसिटी जो है ना सबसे ज़्यादा। फिर जैसे 4 डिग्री से नीचे की तरफ टेम्परेचर जाएंगे तो इसकी फिर डेंसिटी घटने लगती है। तो वाटर कैसा भी वाटर की बात करें, वाटर जब 4 डिग्री पर जाते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होती, सबसे हाईएस्ट पीक होती है 4 डिग्री। फिर 4 डिग्री से जैसे 3 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे, 0 पे जाएंगे, तो फिर डेंसिटी क्या होती है, कम होने लगती है। तो क्या चेंज होगा, तो पहले क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी, तो वो है ना। अब आपको ये बताते हैं, यहाँ देखिए, जब डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो वॉल्यूम भी तो इंक्रीज कर रही है। यहाँ डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, 0.5 से 1 हुआ डेंसिटी, 1 से 1.5 हुआ, डेंसिटी बढ़ा। यहाँ पे वॉल्यूम इतना था तो ये वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है। तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम की। तो पहले डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, पहले डेंसिटी बढ़ेगी और
जब डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब बताइए। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर बताया जाए। आंसर, द वॉल्यूम विल फर्स्ट डिक्रीज, पहले क्या होगी, वॉल्यूम डिक्रीज करेगी एंड देन इंक्रीज। ठीक है, क्यों, जब 4 डिग्री पे आएगा तो डेंसिटी हाईएस्ट होगी। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद क्या होता है, जब डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। डेंसिटी बढ़ने पे, डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। चलिए, चाय खत्म हो गई। हाँ, तो इसका आंसर आप बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, द वॉल्यूम विल फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो पहले वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज करेगी देन इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टीम जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, लेकिन स्टीम भी बनता है। बॉइलिंग वाटर भी होता है 100 डिग्री पे, कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ हीट। क्या दोनों के अंदर हीट बराबर है? आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए वेपर बनने के लिए, स्टीम बनने के लिए 540 किलो कैलोरी चाहिए, और वाटर को बॉयल करने के लिए, बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस पे जो करता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे करता है, उसको बॉयल करने के लिए 418 किलो कैलोरी चाहिए। तो क्या दोनों के अंदर हीट बराबर है? नहीं, ये तो भाई गलत है। आज से भी मैंने पहले बता चुका है, सॉलिड से ये लिक्विड आया, लेटेंट हीट को लूज़ करता है पहले 80, फिर यहाँ से यहाँ तक 100 लिक्विड बॉइलिंग कंडीशन तक जाने के लिए, फिर ये जब वेपर बनता है लिक्विड गैस में तो 2230 के आसपास से यहाँ इसको किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी जो है ना वेपर की 540 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, उतना वाटर का नहीं होता। तो ये तो गलत हो गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, आइस जब फ्यूज़ करके वाटर बनता है तो बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। जब आइस सॉलिड है ना, ये आइस जब वाटर कंडीशन में आता है तो इसकी जो वैल्यू होती है, एनर्जी जो चाहिए, बर्फ से वाटर में आने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 80 किलो कैलोरी चाहिए, उसको बोलते हैं फ्यूज़न ऑफ हीट, हीट ऑफ फ्यूज़न। तो कह रहा है हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन तो 40 चाहिए, और ये हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है, फ्यूजन ऑफ आइस जो है 80 है। तो क्या दोनों बराबर है? 80 और 540 बराबर है? नहीं भाई, ठीक है। ठीक है, इन एयर कंडीशन हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम, एयर कंडीशन में रूम से गर्म हवा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है यार। इवापोरेटर, हाँ, रूम एयर, द इवापोरेटर कॉइल एंड इट एंड इज इजेक्टेड आउट एट द कंडेंसर कॉइल। यस, ये बात सही, ये थ्री आंसर। ये तो एसी वाला पढ़ा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन अ बोतल इज फिल्ड विथ वाटर एंड इट फ्रीजिंग द बोतल ब्रेक डाउन, जब पानी में, सॉरी, बोतल में पानी को रख देते हैं और उसे ठंडा करते हैं, तो जब लिक्विड फॉर्म में रहता है तो वाटर एक दूसरे से नज़दीक रहता है, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही आप उसको ठंडा करोगे, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में ये दूरी देख लो कितनी हो, वो फैल जाता है। उसकी वॉल्यूम क्या होती है? फैलती है। जब डेंसिटी बढ़ती है तो उसकी वॉल्यूम वॉल्यूम भी बढ़ती है, तो वाटर क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ठीक है, तो वाटर एक्सपैंड अपॉन फ्रीजिंग, बोतल श्रिंक, ये हो जाएगा। ठीक है, वाटर एक्सपैंड ऑन हीटिंग नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ग्लास बोतल कंटेन वाटर टाइटली कॉक्ड। ठीक है, ब्रेक व्हेन इट कीप, कह रहा है शीशे का एक बोतल है, उसमें पानी रख दो तो, और उसको फ्रीज़र में डाल दो, जब वो जमता है तो क्या होगा? उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है बोतल क्या होगा? फट जाएगा। बोतल श्रिंक नहीं, फटेगी। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज नहीं, बढ़ेगी। वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज ऑन फ्रीजिंग। यस, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एक गिलास है, उसमें ये बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया है। ठीक है, तो ये बर्फ़ जब पिघलता है तो क्या होगा? क्या पानी का लेवल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सेम रहेगा? तो रिमेन सेम। ये जब बर्फ़ का टुकड़ा गला तो यहाँ पे देखिए जो लेवल वाटर का यहाँ था
वही लेवल वाटर का यहाँ है, तो रिमेन सेम। वाटर का लेवल क्या होगा, रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा है। कह रहा है कि जब बादल छाया हुआ होता है रात में, वो रात गर्म होता है, लेकिन जो रात बिल्कुल क्लियर स्काई रहता है, आसमान बिल्कुल साफ रहता है, वो ठंडा होता है जस्ट लाइक वैसा ही समझो कि आप मान लो ये आप हो, आप कंबल ओढ़े हो, ठीक है, तो आपके जो बॉडी का टेम्परेचर जो निकल रहा है ना, इस कंबल से ही ट्रैप करके आपको गर्म रखता है, क्योंकि कंबल के अंदर ही फंसा हुआ है। उसी तरह से अर्थ से जो टेम्परेचर निकलता है, ये रेडिएशन जाता है, फिर वापस आ जाता है, अर्थ आपका गर्म रहता है, आप गर्म महसूस। लेकिन जब आसमान क्लियर रहता है, तो यहाँ से जो रेडिएशन होता है हीट का, ये बाहर निकल जाता है और ये हो जाता है ठंडा। तो आप क्लियर स्काई में आप ठंडा महसूस करते हो, क्लाउडी स्काई में आप वार्म फील करते हो। ठीक है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, प्रिवेंट कोल्ड वेव, नहीं, ये वेव की मतलब ये रिफ्लेक्ट बैक एंड हीट गिवन ऑफ द अर्थ। ठीक है, प्रोड्यूस हीट एंड रेडिएशन टुवर्ड अर्थ, प्रोड्यूस हीट एंड रेडिएशन it toward earth, absorb heat from the atmosphere and send it what backward, बताइए। ठीक है ना, तो हो जाएगा रिफ्लेक्ट बैक, ये वाला जो रिफ्लेक्ट कर देता है, ये बैक रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद वही है, सेम। क्लाउडी नाइट जो है वार्मर होता है देन क्लियर स्काई, आपको सेम कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्ट बैक होगा, रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द ग्राउंड एंड द एयर, क्लाउड प्रिवेंट करता है, क्लाउड एब्जॉर्ब करता है, नहीं, क्लाउड मेक एटमॉस्फेयर, नहीं, क्लाउड एब्स्ट्रॉक्ट है। यस नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि कोई फ्रूट है या फल है, सब्जी है, कोल्ड चैम्बर या कोल्ड स्टोरेज फ्रिज में डालते हैं तो वो लंबे दिनों तक चलता है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप फल को लाते हो तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन होता रहता है, उसके अंदर क्या होता है, रेस्पायरेशन, वो भी सांस लेता छोड़ता है। जब सांस ऑक्सीजन लेता है, वो क्या ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, ऐसे में रेस्पायरेशन, तो वो जो रेस्पायरेशन का जो रेट है ना, वो बहुत स्लो हो जाता है। ये रेट ऑफ रेस्पायरेशन क्या है, स्लो हो जाता है। जितना रेट ऑफ रेस्पायरेशन होगा, ये ग्लूकोज जो है ना एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर निकलेगा, पानी छोड़ेगा। ठीक है, तो इसी को कम पानी छोड़ेगा तो धीरे धीरे ये सूख जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज का यूज़ कर लेते हैं, इसमें बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो वही है कि रेट ऑफ रेस्पायरेशन को क्या करता है, ये डिक्रीज, रेट ऑफ रेस्पायरेशन को क्या करता है, कोल्ड स्टोरेज डिक्रीज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म, जो गर्म कपड़ा होता है हमको वार्म कर रखता है। होता है क्या है कि ये जैसे बॉडी है और ये आप कपड़ा में फर होता है वुलन में, तो एयर जो आता है, ये जो एयर आता है यहाँ, इस एयर इस फर के अंदर ही फंस के रह जाता है। बॉडी का टेम्परेचर बाहर नहीं जाता। ठीक है, यहीं पे ये फंस के रहता है, बाहर का भी यहीं पे आगे फंस गया, यहाँ भी यहीं पे आगे फंसा रहता है, आप गरम गरम फील करते हो। ठीक है, तो आपका हीट जो है ना बाहर नहीं जाता। ठीक है, ये बात सही है। क्या वुलन फाइबर आर मेड फ्रॉम द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो ये सही है। जा चाबी हम, अच्छा ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, velocity of sound in air independent of stress, velocity of sound in air decreases as the humidity increases। ठीक है, ये वाला है, तो आपको समझा हूँ कई बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रिज को रूम में खुला छोड़ दोगे तो आपका रूम क्या हो जाएगा, हॉट रूम क्या होता है, हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो खैर ये आपका क्वेश्चन हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। बहुत ही अच्छे से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको बहुत कम दिमाग लगाना है, सिर्फ एक बार जो है ना आप इन पिक्चर को मेमोराइज कर लो, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, आपसे कभी गलती नहीं होगा। बहुत अच्छे से मैंने इन सबको फिगर को दिखा दिया है, आप इसे एक बार खुद से देखो, अपना दिमाग लगा लो थोड़ा सा, एक बार फोटो को मेमोराइज कर लो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।